हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग बज़। मेरा नाम है प्रियंका और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ आज से। मैंने पोल के थ्रू आप लोगों से पूछा था कि आप लोग किस टाइमिंग में ये वीडियो देखना पसंद करेंगे, तो वहाँ पे मुझे शाम के 7 बजे का समय मिला है। तो मैं एवरीडे शाम के 7 बजे आपको एक वीडियो दूँगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड। जो वीडियो 8 से 10 मिनट की होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी और बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरा कवर कराऊंगी। 2 महीने के अंदर में आपका सारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो कवर हो जाएगा। बस इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग इसे व्यू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। मुझे अगर इस तरह से इंस्पायर करते रहेंगे आप लोग, तो मैं ये पूरा कंप्लीट सीरीज़ कराऊंगी। विद इन 2 मंथ आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। डेली बेसिस पे एक वीडियो मिलेगी, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक बैंकिंग एग्ज़ाम में आप लोगों से इस टॉपिक में से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में से होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, एमएसएफ, सीआरआर एटसेट्रा। तो हम लोग इस वीडियो में यही सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आज मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ, जैसे इसका डेफिनेशन, मॉनेटरी पॉलिसी को अभी रेगुलेट कौन करता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, एट्सेट्रा। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन क्या होगी आसान भाषा में अगर हम देखें, तो मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसी का पार्ट है। गवर्नमेंट अपनी कंट्री में मनी सप्लाई को चलाने के लिए टाइम टाइम पे जो है एक पॉलिसी बनाती है, उसे ही मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। इसे हिंदी भाषा में मौद्रिक नीति कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के द्वारा हर एक क्वार्टर में, हर एक 2 मंथ में आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लॉन्च किया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है, वो करते क्या है, तो इट इन्फ्लुएंसेस सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें वो लोग क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, मनी के सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब मार्केट में कितना मनी होना चाहिए, मनी की सप्लाई क्या है, अभी ज़्यादा है या कम है, उसे वो रेगुलेट करती है। साथ ही क्रेडिट सप्लाई को वो लोग रेगुलेट करती है। मतलब कमर्शियल बैंक, भारत के जितने कमर्शियल बैंक है वो आम पब्लिक को कितना लोन दे सकते हैं, किस रेट पर लोन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें रेगुलेट की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। और साथ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप कोई एफडी करते हो, कोई सेविंग्स आप बैंक अकाउंट में जमा करते हो, सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप लोन लेते हो तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपसे लोन का इंटरेस्ट लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत तय की जाती है कि क्या इसका मनी सप्लाई होना चाहिए, क्या क्रेडिट सप्लाई होना चाहिए और साथ ही क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। सारी चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी में ही तय की जाती है। और हर एक कंट्री में अपनी एक संस्था होती है मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए। तो हमारे इंडिया में, इन इंडिया इट इज़ रेगुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय आरबीआई। आप लोगों ने आरबीआई का नाम सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। इंडिया में जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, उन सारी चीज़ों को ये आरबीआई रेगुलेट करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है। तो आरबीआई क्या करता है, रेगुलेट बैंकिंग सिस्टम। अब भारत में जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको सारे को रेगुलेट करता है कौन, आरबीआई। और साथ ही इंक्रीज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आरबीआई का और क्या काम है, वो इंक्रीज़ करता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारी कैसे इंक्रीज़ कर सकता है, अगर वो जो हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ा दिया जाए, तो आम पब्लिक यही सोचेगी कि उसे अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेगी और उस सेविंग को बैंक में जमा कराएगी, जिससे कि हमारे लोगों को, हमारे आम जनता को सेविंग्स जो है वो बढ़ाने में इंस्पिरेशन मिलेगी। वो अपनी सेविंग्स बढ़ाएंगे, बैंक अकाउंट में जमा कराएंगे, ताकि उन्हें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। और वो मनी जो कमर्शियल बैंक में हम आम पब्लिक जमा करेंगे, वही मनी को जो कोई बिजनेस पर्पज़ से अगर लोन लेना चाहेगा तो उसे बैंक जो है लोन देगी और उस पैसे से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। और इस तरह से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर होगी, डेवलपमेंट होगी, ठीक है, डेवलप होगी। तो अगर बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो हम पढ़ सकते हैं।
तो एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग मनी सप्लाई अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कंट्री, मतलब कंट्री देश की ज़रूरतों के हिसाब से वो मनी सप्लाई को एक्सपैंड करेगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एक्सपैंड का मतलब बढ़ाना और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब घटाना। तो हमारी कंट्री की ज़रूरतें के हिसाब से मनी सप्लाई को एक्सपैंड किया जाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो अब हमारी देश की ज़रूरतें क्या क्या हो सकती है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब इन्फ्लेशन का टाइम आएगा, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन, जबकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इन्फ्लेशन के टाइम में सारी चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि उस समय मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा होता है, सारे लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है। तो इसलिए वो क्या करती है, सारी चीज़ों की दाम जो है, प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में क्या करेगी गवर्नमेंट ऐसे समय में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मनी सप्लाई को कम कर देगी, मार्केट में कम मनी सप्लाई करेगी, जिससे पैसे कम हो जाएंगे लोगों के पास और प्राइसेस जो हाई थे वो अपने आप कम हो जाएंगे। इसके उल्टा डिफ्लेशन के समय में क्या होता है कि सारी चीज़ों की प्राइसेस जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत कम होता है, लोगों के पास पैसा बहुत कम होता है, इसलिए कम दामों में सामान बेचने पर भी सामान नहीं बिकते। सारी चीज़ों के प्राइसेस बहुत लो होते हैं, लेकिन मार्केट में पैसा होता नहीं सफिशिएंट, मनी सप्लाई सफिशिएंट होता नहीं, जिसकी वजह से वो सामान बिक नहीं पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगी गवर्नमेंट, ऐसे सिचुएशन में आरबीआई जो है मनी सप्लाई को एक्सपेंड करेगी, मनी सप्लाई को बढ़ा देगी, जिससे मार्केट में ज़्यादा पैसा रहेगा और वो चीज़ जिसकी दाम जो है कम थी वो अपने आप बढ़ जाएगी। लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ख़रीदना चाहेंगे ऑब्वियसली। तो आई होप आप लोगों को ये सिचुएशन समझ में आई होगी। इन्फ्लेशन के टाइम में सारी चीज़ों की प्राइसेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। और डिफ्लेशन के समय में सारी चीज़ों के प्राइसेस बहुत कम होते हैं, तो उस समय में मनी सप्लाई को एक्सपैंड कर दिया जाता है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन से ही ये मैच करती है। वो जो है प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। प्राइस स्टेबल नहीं रहता, कभी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, कभी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ही वो प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती है। अगर प्राइसेस हाई हैं तो वो मनी सप्लाई को कम कर देगी, और प्राइसेस लो है तो मनी सप्लाई को बढ़ा देगी, जिससे प्राइस स्टेबल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, मेक अवेलेबल क्रेडिट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो लोग क्रेडिट अवेलेबल कराएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, जब बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है, आम जनता को लोन देगी बिजनेस पर्पस से, कम इंटरेस्ट रेट पे अगर वो लोन देगी आम पब्लिक को, तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना चाहेंगे और बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत यही सारी चीज़ें रेगुलेट की जाती है। अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आम पब्लिक को लोन देगी, और उसी लोन के पैसे से पब्लिक जो है वो अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करेगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा हमारा, ठीक है। और चौथा पॉइंट देखिए, प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो हमारे इन्वेस्टमेंट और सेविंग को जो है वो प्रमोट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ही सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सारी चीज़ें रेगुलेट की जाएंगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो बढ़ा देती है हमारी सेविंग पे, हम जो सेव करके पैसे अकाउंट में जमा करते हैं उस पर अगर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बढ़ा देती है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में पैसे जमा कराएंगे, जिससे हमारी सेविंग बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इससे भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। मतलब इनडायरेक्टली सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट ज़्यादा रहेगा सेविंग में तो हम बैंक में पैसे जमा कराएंगे, और लोन पे इंटरेस्ट ऑफ रेट अगर कम रहेगा तो हम बैंक से लोन लेंगे। और अगर बैंक में हम पैसे ज़्यादा जमा कराएंगे तो हमारी सेविंग होगी, और बैंक से हम लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। मतलब इनडायरेक्टली सारी चीज़ों में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो गवर्नमेंट का यही काम है, वो समय समय पर मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है, जिसके तहत जो है वो गवर्नमेंट हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करती है। तो ये था आसान भाषा में मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के तहत कौन कौन से टर्म्स आते हैं, जैसे CRR, SLR और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के बारे में जानेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, एट्सेट्रा।
तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक बैंकिंग एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बैंकिंग अवेयरनेस की यहीं से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को पूरा अच्छे से देखिएगा, इसके जितने भी पार्ट्स आएंगे वो पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए प्लीज़, और मुझे कमेंट करके बताइए अगर अच्छी लग रही है तो। और अगर कोई सजेशन देना चाहते तो वो भी कमेंट करके बताइए ताकि मैं और भी इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। और अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।